उस वक्त चाइना भी रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स बना रहा था। हम तकनीक में यूएस जितने आगे नहीं थे, पर मेरे लिए ये एक बड़ा मौका था। तब चाइना यूथ डेली का नारा था, नौजवानों आओ पहाड़ों को खोदें और उनके अंदर से निकले खजानों से देश को आगे बढ़ाएं। इस बात ने मुझे छू लिया। उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं भले ही मून पर या दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन रॉक्स को तो स्टडी कर सकता हूँ जो स्पेस से गिरे हैं। तो मैंने 80,000 क्यूबिक मीटर का एक विशाल बलून और उससे लटकने वाला एक जाल बनाया, जिससे मैं स्पेस से आने वाली चीजों को जमा कर सकूं। मेरे पास ढेर सारे आइडियाज थे। चाइना में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन भला मैं क्यों रुकता? मुझे यकीन था एक दिन चाइना भी स्पेस में जरूर पहुंचेगा। जहां नासा एक तरफ अपने रॉकेट बनाने में लगा था, वहीं वो स्पेस में उड़ने की एक तकनीक पर भी काम कर रहा था, जिसका नाम था लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू। सारा मामला वजन का था। उन हिस्सों को अलग करना होता था जिनका काम हो जाता था, क्योंकि ऐसा करने से साथ ले जाने वाला वजन कम हो जाएगा। एक स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करता, जबकि दूसरा चांद के ऑर्बिट में रहता। वो बाद में स्पेस में मिलते, जुड़ते और वापस पृथ्वी पर आते। ये सोच इतनी नई थी कि इसकी तैयारी के लिए कई नए तरीकों को सोचना और प्रैक्टिस करना पड़ा। इसके लिए नासा ने जेमिनी नाम का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कई मिशंस शामिल थे। इस प्रोग्राम में उन सभी कामों की प्रैक्टिस की गई जो मून पर लैंड करने और वहां से वापस आने के लिए जरूरी थे। 3, 2, 1, 0। दिसंबर 1965 में जेमिनी 6 और 7 पृथ्वी के ऑर्बिट में गए। ये दो स्पेसक्राफ्ट्स लूनर ऑर्बिट रॉन्डेवू के सबसे मुश्किल हिस्से यानी उड़ते वक्त एक दूसरे के पास आकर जुड़ने की प्रैक्टिस करने वाले थे। दो जेमिनी स्पेसक्राफ्ट्स एक साथ उड़ रहे थे, यानी तब स्पेस में एक साथ 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, यानी हमारे सामने दुगनी प्रॉब्लम्स थीं। अगर ये काम ठीक से नहीं होता तो ये पूरा का पूरा प्लान बेकार हो जाता। वो आपसे लगभग 5 मिनट दूर हैं। रॉजर। वो पूरे प्रोग्राम का सबसे खतरनाक काम था। पृथ्वी के ऑर्बिट में जेमिनी 6 और 7 को हजारों किलोमीटर्स की रफ्तार से उड़ते हुए एक दूसरे को ढूंढना था। वो दोनों लगातार हिल रहे थे, उनकी पोजीशन बदल रही थी, तो वो एक दूसरे की दूरी और एंगल को ठीक ठीक नाप नहीं सकते थे। अब वो खास पल आ गया था। जेमिनी 6 और 7 धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ कुछ इंचेस दूर रह गए थे। जरा सी भी चूक से उनकी भारी टक्कर हो सकती थी। मिशन कामयाब रहा। जेमिनी 6 और 7 ने साबित कर दिया था कि ये तरीका काम कर सकता था, और नासा को पूरा यकीन हो गया कि अब वो लूनर ऑर्बिट में ये काम करने को तैयार थे। धीरे धीरे जेमिनी के जरिए अपोलो मिशन की तैयारियां हो गईं। स्पेस में मिलना और जुड़ना, स्पेस वॉक्स, लंबे स्पेस मिशंस। 1966 तक नासा और उसके एस्ट्रोनॉट्स ये सारे काम करके देख चुके थे। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अब वो अपने खास सफर पर जाने को तैयार थे। अर्थ पर जीवन की शुरुआत कब हुई? इस बात का पता हमें अर्थ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अर्थ की सतह बदलती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव आते रहते हैं। मून पर ऐसा नहीं होता, इसलिए वहां सब जैसा का तैसा है। तो मून को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं अर्थ पर जीवन की शुरुआत कब हुई और उससे पहले यहां जीवन क्यों नहीं था। ये मून रॉक्स वाकई दुनिया के बनने की कहानी सुनाते हैं। मून और अर्थ दोनों दरअसल एक ही चीज से बने हैं। मून तब बना जब मार्स की जितनी बड़ी एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी
शुरुआत में बनी अर्थ से आकर टकराई थी। इससे जो टुकड़े निकले उनके पास आकर जुड़ने से मून बना था। हमारी दुनिया की शुरुआत के बारे में जानने के लिए चाइना भी चांद पर जाना चाहता है। इंसान न सिर्फ अपनी इस धरती या हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानना चाहता है, बल्कि हम उससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं। साथ ही ये पता लगाना चाहते हैं कि ये विशाल यूनिवर्स कैसे बना जिसमें हम रहते हैं। इस बार चाइना उस जगह इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है जहां आज तक कोई नहीं गया। चांद का दूसरी तरफ का हिस्सा। मून 450 करोड़ साल पहले बना था। हमें इसके शुरुआती इतिहास से जुड़ी चीजें इसके हमारी तरफ के हिस्से पर नहीं मिलती, लेकिन इसकी दूसरी तरफ सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी टक्कर से बना एक गड्ढा है। वो है आइटकन बेसिन। मून की शुरुआत के बारे में जानने के लिए हमें उस तरफ जाना चाहिए। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा मून का एक ही हिस्सा अर्थ की तरफ रहता है। अर्थ से कोई भी मून के दूसरे साइड को देख नहीं सकता। और क्योंकि दूसरा हिस्सा हमेशा पृथ्वी से दूसरी तरफ रहता है, हम वहां से आने वाली रेडियो वेव्स तक पकड़ नहीं पाते। वहां हमेशा इतनी ही शांति रहती है कि वहां हमें दुनिया की शुरुआत से जुड़ी कुछ चीजें भी मिल सकती हैं। जहां तक मुझे लगता है, हमें वहां के सिग्नल्स की जांच करके ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमें आज तक नहीं मिली, जैसे कि यूनिवर्स की शुरुआत और बिग बैंग से जुड़ी जानकारी।